आज का हम लोग का जो लेक्चर रहेगा क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 12th के फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 क्वेश्चंस हम लोग अरेंज किए हैं, जिसमें से कुछ न कुछ जरूर आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग उसको कवर करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, गिव टू रीजंस फॉर एक्सटिंक्शंस ऑफ अ सम वाइल्ड लाइफ। क्या बोलता है कि दो रीजंस बताइए, टू रीजंस फॉर एक्सटिंक्शंस ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। एक्सटिंक्शंस का क्या मतलब बनता है? विलुप्त होना। विलुप्त का मतलब विलीन हो गया। समझना अच्छे से। क्या बोलता है कि टू रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शंस ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का, जो जंगली जानवर थे, उसका विलुप्त होने का कारण क्या है? जैसे पहले क्या थे, बहुत सारा वल्चर्स वगैरह दिखता था, गिद्ध वगैरह दिखता था, डायनासोर्स वगैरह दिखते थे, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स थे जो दिखते थे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो विलुप्त होता चला गया, खत्म होता चला गया। क्या रीजंस है? हम लोग दो रीजंस बोल रहा है। क्वेश्चंस ये हैं, और ये पूछा गया है कब? ये क्वेश्चंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलता है कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, क्या रीजंस है? पहला कि इंक्रीज पॉपुलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट। किसके वजह से? नेचुरल हैबिटेट मतलब जो हम लोग रह रहे हैं, हमारा दिनचर्या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या क्या देखते हैं। ऑफ वाइल्ड, जैसे लाइफ बाय ह्यूमंस फॉर हाउसिंग। पहला रीजंस क्या है? हाउसिंग। मतलब हम लोग का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, इतना जनसंख्या वृद्धि हो गया कि इंसान सोचता है कि हम लोग रहेंगे कहां, कहां हमको रहेंगे। तो घर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जंगल को काटना पड़ेगा। जंगल कटेगा तो क्या होगा? सारा वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो क्या होंगे? विलुप्त होते चले जा रहे हैं। पहले गोरैया, स्पैरो बहुत सारा दिखता था, अब स्पैरो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यही रीजंस है। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड चाहिए, उस रीजन से भी फूड ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा भोजन चाहिए। तो ज्यादा भोजन के लिए क्या होगा? पेड़ सब कटेगा। पेड़ सब कटेगा तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहां जाएंगे? तो यही फैक्ट है कि इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये मेन फैक्ट है कि इलीगल हंटिंग होते जा रहा है। हंटिंग का मतलब क्या बोलते हैं? शिकार करना। जैसे बहुत सारे जानवर का क्या होते जा रहा है? शिकार होते जा रहे हैं। शिकार होने के कारण बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं और विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स में मेन क्या सब आएंगे? वल्चर आएगा। वल्चर का मतलब क्या होता है? गिद्ध होगा। ठीक है, डायनासोर्स हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एस्पैरो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये मेन चीज सब हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या दिखा कि दो रीजंस बताइए जिससे वाइल्ड एनिमल्स एक्सटेंड कर रहा है, विलुप्त हो रहा है। क्या रीजंस हम लोग देखें? पहला रीजंस क्या देखे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। और दूसरा रीजंस क्या देखे? इलीगल हंटिंग, शिकारी, शिकार होना। ठीक है, दो रीजंस हम लोग देख लिए। आ गई बात समझ में? आ गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, समझना, डिफाइन टिश्यू कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे? वीवीआई लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और डिफाइन टिश्यू कल्चर क्या बोलता है, इस चीज को समझना। टिश्यू कल्चर क्या होता है? कल्चर मीडियम। क्या बोलता है कि अगर मान के चलो कोई प्लांट्स है, ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, इस प्लांट से हमको एक नया प्लांट तैयार करना है। एक प्लांट से, इस प्लांट से हमको नया प्लांट तैयार करना है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एक टिश्यू का यूज करेंगे। मतलब इस प्लांट का कोई भी ऐसा टिश्यू का यूज करके एक नया प्लांट तैयार कर लेंगे। इसी मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस प्लांट्स का टिश्यू या तो लीफ ले लेंगे, इस लीफ को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? एक मीडियम, कल्चर मीडियम में डाल देंगे। इसमें हम लोग क्या डाल दिए? एक लीफ ले लिए, और इस लीफ से क्या तैयार कर लिए? एक प्लांट तैयार कर लिए। एक प्लांट तैयार कर लिए मतलब एक प्लांट के टिश्यू से एक प्लांट्स का बनना,
टिश्यू कल्चर कहलाता है। वही चीज हम लिखे हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक इन विच मैनी प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के किसी पार्ट से, प्लांट के किसी पार्ट से अगर हम लोग प्लांट्स को, मैनी प्लांट्स, याद रखना मैनी प्लांट्स, हम लोग बहुत सारा प्लांट्स बना लेंगे इन अ पैथोजन फ्री। एक चीज और याद रखना, पैथोजन फ्री का मतलब ये कैसा बनेगा, बीमार फ्री बनेगा। एक्सटर्नल कल्चर मीडियम इन अ लेबोरेटरी, और ये जो कल्चर मीडियम में होगा वो कहां होंगे, लेबोरेटरी में होगा। आगे लिखे हैं कल्चर मीडियम कंटेन ऑल एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। सभी कल्चर मीडियम में क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी पड़ेगा जो प्लांट ग्रोथ में जरूरी पड़ता है, तो याद रखना कल्चर मीडियम, ये मेन चीज है कि टिश्यू कल्चर कहां काम करेगा, नेसेसरी होता है किसके लिए, लेबोरेटरी के लिए। याद रखना ये काम कहां होंगे, लेबोरेटरी में, आप इसको घर पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर से हम लोग क्या सीखे, टिश्यू कल्चर बोलता है, टिश्यू कल्चर बोलता है कि किसी भी प्लांट्स के टुकड़ा को, कोई भी प्लांट्स के पार्ट को लेकर के कल्चर मीडियम में, उस प्लांट्स के टुकड़ा से हम बहुत सारा प्लांट्स बना लेंगे, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग लिखे हैं, ये भी बाबू बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज को समझना। ये क्या बोलता है, write the name of some antibiotics which are obtained from bacteria। बोलता है कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए जो बैक्टीरिया से ऑब्टेंड किया जाता है, बैक्टीरिया से लिया जाता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी वीवीआई है। और याद रखना हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा एंटीबायोटिक्स का नाम जो बैक्टीरिया से लिया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स के नाम है, एरिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स का नाम है। एंटीबायोटिक्स करता क्या है, एंटीबायोटिक्स याद रखना बैक्टीरिया के किलिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर हम लोग के शरीर में कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया तो बैक्टीरिया को मारना है, बैक्टीरिया को किल करना है, तो हम लोग किसको यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स। ये वर्ड से ही बता रहा है, एंटी, एंटी का मतलब दुश्मन, किसका, बायोटिक्स मतलब किसका, बैक्टीरिया का दुश्मन, बैक्टीरिया का दुश्मन, एंटी का मतलब दुश्मन। तो याद रखना एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया का दुश्मन। और बोलता है कि राइट द नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब ऐसा एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए जो बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन्ड किया गया, बैक्टीरिया से ही बनाया गया। तो हम लोग किसका नाम लेंगे, पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा क्या लेंगे, एरिथ्रोमाइसिन। अब बोलेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे लिया गया, किस बैक्टीरिया से लिया गया, तो हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड, उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्राइसियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रेसियस जो है ये किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिन बने हैं, इस बैक्टीरिया से। और दूसरा क्या है, इरेथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन ये किस बैक्टीरिया से मिले हैं, तो याद रखना सैक्रोफोरेल्स्पोरा इरेथ्रिया, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। हाँ कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है समझना। बोलता है एक्सप्लेन कम्युनलिज्म्स बाय गिविंग एन एग्जांपल्स। कम्युनलिज्म्स को बोलता है क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। कम्युनलिज्म्स क्या होता है इस चीज को देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेन कम्युनलिज्म्स, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। कम्युनलिज्म्स क्या होता है इस चीज को देखेंगे हम लोग और एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। कैसे समझेंगे, एग्जांपल्स के तौर पे कैसे, देखते हैं।
देखो बाबू, कॉम्युनलिज्म क्या बोलता है, सच अ सिम्बायोसिस बिटवीन टू स्पेसीज, किस पे, टू स्पेसीज, दो प्रजाति को हम लोग क्या करेंगे, सिम्बायोसिस करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे। और दूसरा, इन विच वन स्पेसीज बेनिफिट फ्रॉम वन अदर, एक को बेनिफिट होगा दूसरा को बेनिफिट नहीं होंगे, नाइदर बेनिफिट और नॉट सफर फ्रॉम द फर्स्ट। ये क्या बोलता है, लिखा कुछ है, समझना हम लोगों को क्या है, देखते हैं। एक पेज लेना है, ठीक तो इसको काटेंगे तो होगा, फिर से यहाँ बैक में तो आ जाएगा ना, यहाँ तो आ ही जाएगा। कम्युनलिज्म क्या बोलता है समझना, कम्युनलिज्म क्या बोलता है समझना बाबू। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक काऊ है, क्या है, एक काऊ है, फर्दर के लिए समझना बाबू, एक काऊ है, फर्दर के लिए समझो, डोंट लाफ। एक काऊ है, इस काऊ के आगे बहुत सारे क्या है, ग्रास है, घास है, इस चीज को समझना। घास के आगे, अब समझना क्या बोलता है कम्युनलिज्म, क्या बोलता है इस चीज को समझो। कम्युनलिज्म बोलता है कि एक दूसरा पे डिपेंड है, लेकिन थर्ड को कुछ ना बेनिफिट होगा ना कुछ नुकसान होंगे, ना हार्म भी होंगे ना बेनिफिट भी होगा। कैसे, अब सोचो, कभी कभी देखते होइएगा कि खेत में, इन फील्ड में क्या होते हैं कि बहुत सारा गाय सब ऐसे चरते रहते हैं, उसके पीछे पीछे एक चीज देखिएगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा बाबू, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बगुला, बगुला दिखेगा। ये बगुला क्या होता है, काऊ के पीछे पीछे रहते हैं, बगुला काऊ के पीछे पीछे। क्या रीजन है कि जब भी ये गाय चरती है घास को, तो इस घास में छोटा छोटा क्या रहता है, कीड़ा मकोड़ा। ये कीड़ा मकोड़ा क्या करेगा, उड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा क्या करेगा, उड़ेगा, इंसेक्ट वगैरह उड़ेंगे। अब सोचो, ये काऊ सिर्फ घास को चर रहे हैं, काऊ क्या कर रहा है, घास को चर रहा है, लेकिन क्या घास को चरने के बाद क्या कीड़ा मकोड़ा जो उड़ रहा है, क्या इस काऊ को कीड़ा से कोई फायदा नहीं? क्यों नहीं फायदा, क्योंकि गाय जो वो घास को चर रही है, इंसेक्ट को नहीं। फायदा किसको है, बगुला को फायदा है। ये बगुला क्या करता है, इस कीड़ा को क्या करता है, खाता है। मतलब यहां पे देखो, इसको लाभ है क्या, कुछ भी, किसको, गाय को कुछ लाभ, कीड़ा से कोई लाभ, बगुला के होने से कोई लाभ नहीं, हानि कुछ भी, कीड़ा उड़ रहा है, बगुला रहे तो भी फायदा, ना रहे तो भी फायदा, मतलब ना फायदा है ना नुकसान है। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एक बेनिफिट है क्या, कि गाय जो घास को खा रही है तो एक इंसेक्ट क्या हो रहे, उड़ रहे हैं, जिससे बगुला को फायदा हो रही है। कम्युनलिज्म यही बोलता है कि फर्स्ट स्पेसीज, पहला स्पेसीज को कोई भी बेनिफिट नहीं है, लेकिन इस पे जो डिपेंड है दूसरा ऑर्गेनिजम्स, उसको हानि कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फायदा होती है। कम्युनलिज्म यही बोलता है। आगे देखो, हम वही चीज इसमें लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, सच अ सिम्बायोसिस बिटवीन टू स्पेसीज, पहला क्या, एनिमल्स, काऊ, दूसरा क्या, बगुला, टॉर्क हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टू स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज बेनिफिट, एक स्पेसीज को बेनिफिट हुआ, किसको, बगुला को बेनिफिट हुआ, फ्रॉम द अदर, बट अदर नाइदर बेनिफिट, दूसरा को
बेनिफिट नहीं है। बगुला को बेनिफिट हुआ किससे? दूसरे से, बट नाइदर बेनिफिट नॉर सफर फ्रॉम द फर्स्ट। गाय को कोई बेनिफिट नहीं है, न सफर है, न नुकसान है, न कोई लाभ है, न कोई हानि है। लेकिन बगुला को गाय के चरने से एक बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? कि गाय चर रही है तो क्या उड़ रहे हैं? कीड़ा, और उस कीड़ा को क्या कर रहा है? जाकर के खा रहा है। कौन? बगुला। तो बगुला को बेनिफिट है, काऊ को बेनिफिट नहीं है। कम्युनलिज्म यही बोलता है। एग्जाम्पल में क्या लिखे? बिटवीन ए ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है? चरना। चरते समय एनिमल्स, heron, in thus heron gets benefit of insect but the cow does not get any benefit or loss. herons का मतलब बगुला। क्या लिखे हैं कि ग्रेजिंग, चरते समय, किसके चरते समय? एनिमल के चरते समय, हीरोन्स इन द हीरोन गेट बेनिफिट, बगुला को फायदा है, ऑफ इंसेक्ट, किससे? इंसेक्ट से, बट काउ डज नॉट गेट एनी बेनिफिट, गाय के पास कोई भी बेनिफिट नहीं है और ना ही लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो कम्युनलिज्म समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेम टू ग्रीन हाउस गैसेज विच आर काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग। बोलता है कि दो ग्रीन हाउस गैसेज का नाम बताइए, दो ग्रीन हाउस गैसेज का नाम बताइए जो क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग को काउज करेगा। उस चीज को देखेंगे बाबू। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं? याद रखना, दो ग्रीन हाउस गैसेज मेन इंपोर्टेंट होते हैं। हम लोग लिखे हैं इसमें, टू ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड वाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मेन चीज क्या है बाबू? हम लोग CO2 बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा हम लोग लिखे हैं क्या? मीथेन। मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? CH3। मिथ और इथ, मीथेन और इथेन। इथेन में कितना? जल्दी बताइए। हाँ, इथेन में कितना? हाँ, मीथेन का क्या होता है? CH4। हाँ, तो यहां क्या है? CH4 होता है मीथेन का। मीथेन है तो CH। रे पागल, तुमको केमिस्ट्री पूरा चौपट। कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, देख। केमिस्ट्री क्या बोलता है? मीथेन और इथेन में क्या बोलता है? सबसे पहले मीथेन के इथेन, पहले इथेन तब मीथेन। इथ मिथ प्रोप ब्यूट होता है ना। इथेन में हम लोग क्या बोलते हैं? CH4। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? CH4। इसको क्या बोलेंगे? इथेन। मीथेन में क्या होगा? मीथेन में क्या होगा? मीथेन में जल्दी बोल। कार्बन क्या हो जाएगा? दो गो होगा, दो गो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो C2H6। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, उतना हम लोग को नहीं देखना, सिर्फ हम लोग को याद रखने हैं कि पहला याद रखना क्या चीज? कि दो याद रखना यहां पे। टू ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड वाइड। पहला कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग में दो गैस, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मीथेन। यही दो गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज में क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। दीज गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, ट्रैप हीट and the earth atmosphere around the enhance of the greenhouse effect causing the global warming and climate change। ये क्या करता है? ये दोनों गैस क्या करता है? क्लाइमेट को भी चेंज करते हैं। ठीक है, दोनों गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों गैस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट को भी चेंजेस कर देते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में किस किस गैस का नाम याद रखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मीथेन का। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम से क्या समझते हैं?
क्या बोलता है इकोसिस्टम, इस चीज को देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। और याद रखना कि जितना भी क्वेश्चंस हम लोग टच कर रहे हैं सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम से आप समझते क्या हैं, क्या समझते हैं। तो देखिए हम लोग लिखे हैं द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग स्पेसीज ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, एक ही एरिया में अलग अलग स्पेसीज है। एंड देयर इंटरेक्शन, एक दूसरे से क्या इंटरैक्ट है, कैसे, विथ द एक्सटर्नल इनेसेशन एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बाहरी कोई ऐसे लिंक एक दूसरे पे अटैच है, इंटरैक्ट है दोनों पे, एक दूसरे के बिना कोई दूसरा जीवित नहीं रह सकता। कैसे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए देखिए ये क्या बोलता है, इस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझना क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं। इस प्लांट्स को खाने के लिए, इस प्लांट्स को खाने के लिए क्या चाहिए, इस प्लांट्स को कौन खाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो एक छोटा सा खरगोश, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझो, या रैट, रैबिट हम लोग मानते हैं, एक रैबिट है, रैबिट है। रैबिट को कौन खाता है बाबू, रैबिट को कौन खाता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, लोमड़ी। देखते जाइए इसको कौन खाएगा, लोमड़ी को कौन खाएगा, थोड़ा सा समझना। लाइन। अब सोचो ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, लाइन है। अब सोचो ये सारे क्या हैं, ये ट्री हैं, ये क्या है, ट्री हैं। अब सोचना ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, सारा लिविंग थिंग्स है। क्या इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी है कुछ, बिल्कुल है। क्या है, ऊपर में देखिएगा ये क्या है बाबू, सन है। नीचे में क्या होगा, सोइल, मिट्टी, और क्या होगा, वाटर, पानी। ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब डेड सब्सटेंस है। अब सोचो इकोसिस्टम बोलता है कि एक दूसरा पे क्या है, इंटरैक्ट है, मतलब आश्रित है। सोचो अगर सनलाइट नहीं मिलेगा, क्या प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं। मतलब कि ये समझ में आ रही है कि सनलाइट ना रहेगा तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा पौधा, तो क्या ये प्लांट्स जीवित रहेगा, नहीं। जब प्लांट्स जीवित नहीं रहेगा तो रैबिट खाएगा किसको, रैबिट नहीं रहेगा, रैबिट नहीं रहेगा तो फॉक्स खाएगा किसको, फॉक्स नहीं रहेगा, और फॉक्स नहीं रहेगा तो क्या ये टाइगर रह पाएंगे, ये भी नहीं रह पाएगा। मतलब एक दूसरा पे डिपेंड है। मिट्टी नहीं रहेगा, सोच के देखो, अगर मिट्टी ना रहे प्लांट्स नहीं, वाटर नहीं रहेगा प्लांट्स नहीं रहेंगे। मतलब एक दूसरे पे, एक सिस्टम में, एक इकोसिस्टम में सारा एक दूसरे पे डिपेंड है। वो भी क्या, लिविंग डिपेंड है किस पे, नॉन लिविंग पे। लिविंग डिपेंड है किस पे, नॉन लिविंग के पे। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इको सिस्टम बोलेंगे। वही चीज हम लोग यहां समझे हैं, वही चीज हम लिखे हैं। देखना बाबू कि द सिस्टम
फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज जैसे पेड़, रैबिट, फॉक्स, लायंस, अलग अलग स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, एक ही एरिया का अलग अलग स्पीसीज, एंड देयर इंटरेक्शन विथ द एक्सटर्नल इनएमिनेट, एक्सटर्नल बाहरी से कोई ना कोई उससे क्या है, विरंत है, मेल भाव है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। ठीक है, इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, एक ही इन्वायरमेंट में सारे एक दूसरे पे इंटरेक्ट है, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इकोसिस्टम। कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझना क्या लिखे हैं। What are the name of constituent cell of a embryo sac? एम्ब्रायो सेक के अंदर कुछ सेल का नाम बोल रहा है बताने को, मतलब सेल का नाम बताइए। एम्ब्रायो सेक के अंदर कुछ सेल होते हैं, उस सेल का नाम बताइए। आपको पता होना चाहिए, हम लोग लिखे हैं कि द एम्ब्रायो सेक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रायो सेक किसका, मेल का कि फीमेल का, फीमेल गैमेटोफाइट है। एंड वन फॉर्म द एम्ब्रायो सैक हैज 7 सेल, कितना सेल, 7 सेल, 7 सेल्स होते हैं एंड 8 न्यूक्लियाई, 8 के क्या होते हैं उसमें न्यूक्लियाई होते हैं। देयर नेम्स आर फॉलोइंग आर, पहला एग एपरेटस, क्या क्या दिखेगा उसमें, एग एपरेटस, दूसरा पोलर न्यूक्लियस और तीसरा एंटीपोडल सेल्स। क्या होते हैं समझना, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, ये स्ट्रक्चर किसका है, एम्ब्रायो सेक का, जिसके बीच में क्या दिखता है बाबू, जिसके बीच में क्या दिखेगा, 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। बीच में सेल प्रेजेंट है एम्ब्रायो सेक के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर में प्रेजेंट होता है 3 सेल, ऊपर में प्रेजेंट होता है 3 सेल और नीचे में भी प्रेजेंट होता है 3 सेल। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। और इसके बीच में एक को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एग सेल बोलेंगे। और याद रखना, ये जो 2 सेल दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनारिज, सिनारिज बोलते हैं, आवाज नहीं। तो नीचे ये दोनों क्या है, सिनारिज हैं, बीच वाले एग सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीच में जो 2 न्यूक्लियस हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और ऊपर में है क्या है, एंटीपोडल सेल। यही चीज हम लिखे हैं, एग एपरेटस इट कंटेन 1 एग सेल एंड 2 सिनारिज। एग एपरेटस, एग एपरेटस कहां है, अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। इसमें क्या है देखना, 1 एग सेल है, एक एग सेल दिखा, एक एग सेल दिखा एंड 2 सिनारिज, ये दोनों क्या है, सिनारिज। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहां है, बीच में, इट हैज 2 न्यूक्लियाई, बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और लास्ट वाला क्या है, एंटीपोडल सेल, देयर आर 3 सेल। एंटीपोडल में कहा, ऊपर में क्या दिख रहा है हमको, एंटीपोडल सेल, जिसमें कितना सेल है, 3 सेल है ऑन साइड ऑफ द चलाजा। इसको ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजा एंड, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो याद रखना एंटीपोडल सेल में कितना सेल, 3 को दिखेगा, एंटीपोडल में क्या दिखेंगे, 3 दिखेंगे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई दिखेगा, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले जिसमें क्या दिखेगा हमको, इस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। और एग एपरेटस में बीच में एक एग सेल और ये दोनों क्या होंगे, सिनारिज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये आ गया समझ में, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है। ये भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, हाउ इज स्मॉग फॉर्म्ड, स्मॉग का क्या मतलब होता है,
स्मोक अलग चीज है, स्मोक का मतलब धुआं, और स्मॉग अलग चीज है। मतलब कि पॉल्यूशन, स्मोक धुआं और साथ में फॉग जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया चीज का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉग। तो स्मॉग को बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है बाबू? स्मॉग क्या चीज से बनता है? स्मोक और साथ में क्या, फॉग। स्मोक और साथ में फॉग। स्मोक और फॉग जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो एक चीज बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। क्या लिखे हैं समझना, व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हाउ इज स्मॉग फॉर्म्ड, स्मॉग बनता कैसे है, समझना। देयर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें इन विच बाय विच सर्टेन गैसेज the atmosphere of a planet satellite help make a temperature of the atmosphere warm than expected। क्या बोलता है, ठंडी के सीजन में जब कोहरा लगा होता है, बोला जाता है कि नॉर्मली जब दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट एरिया है, वहां स्मोक वगैरह ज्यादा रिलीज होते हैं। स्मोक रिलीज होने से क्या होता है कि फॉग, ठंडी के सीजन में कोहरा लगा, वो कोहरा स्मोक में जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो सुबह में एक अलग सा क्या होते हैं, एक फॉग, एक स्मोक टाइप का बना देता है। उस स्मोक को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉग बोलेंगे। तो स्मॉग को बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, स्मोक और साथ में फॉग, कोहरा। और यही दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एरिया को वार्म बना के रखता है, गर्म बना के रखता है। लेकिन वो क्या होता है, मोर डेंजरस होते हैं, ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ठंडी के सीजन में मास्क लगा करके ही निकले पोल्यूटेंट एरिया में, वो स्मोग का फॉर्मेशन करता है। लिखे हम लोग, स्मोग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक। स्मोक किसका मिक्सचर है, स्मोक एंड फॉग। फॉग का और स्मोक का मिक्सचर है। स्मोक इज जनरेटेड बाय improper handling and the combustions of a coal and fossil fuels, vehicle emissions etc. This smoke react with sunlight and form photochemical smog। याद रखना कि जब ये किससे रिएक्ट करेगा, सनलाइट से जब रिएक्ट करेंगे, सूरज की रोशनी से जब रिएक्ट करेगा तो क्या चीज करेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएगा। और वो क्या करेगा, इंसान को नुकसान करेगा। और किसको इफेक्ट करेगा, ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस को हम लोग को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है, व्हाट इज द वाइटल इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। वाइटल इंडेक्स क्वेश्चंस पूछा गया बाबू, और इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या बोलता है, व्हाट इज द वाइटल इंडेक्स, वाइटल इंडेक्स क्या होते हैं, एंड राइट द फॉर्मूला टू फाइंड इट। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला पूछा है। सबसे पहले क्या बोलता है, टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। वाइटल इंडेक्स क्या बोलता है कि फाइंड आउट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन एरिया, किसी एरिया का जनसंख्या वृद्धि फाइंड करना, निकालना ही क्या कहलाता है, वाइटल इंडेक्स कहलाता है। वन हैज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेथ एंड दिस कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। सोचो किसी एरिया का अगर हमको क्या निकालना, वाइटल इंडेक्स निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि, उसमें कितना मरा, सीधा हमको वाइटल इंडेक्स निकल जाएगा। तो हम फॉर्मूला लिखे हैं, क्या चीज, देखिए, बर्थ रेट, मतलब कितना जन्म लिया, बट्टा कितना मरा, मतलब, और उसको हम लोग को मल्टीप्लाई कितना है, 100 से। अगर ये फॉर्मूला निकालेंगे तो ये फॉर्मूला किसका है, वाइटल इंडेक्स का। तो वाइटल इंडेक्स होता क्या है, क्या होता है वाइटल इंडेक्स, हम लोग लिखते हैं टू फाइंड आउट पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी एरिया में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ, उसका रेशियो निकालना है, उसको जानना है, उसके बारे में कैलकुलेट करना है, वो चीज के बारे में जानना वाइटल इंडेक्स कहलाता है। और उसका फॉर्मूला है कि बर्थ रेट, कितना जन्म लिया, बट्टा डेथ रेट, कितना मरा, इनटू 100। ये रेशियो, ये जो फॉर्मूला है, ये किसका है, वाइटल इंडेक्स का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 12th के बेसिस पे एमटीपी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है बार बार।
तो हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी। एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये क्या होता है समझना। और आगे लिखा मेंशन इट सेफ एंड डेंजरस टाइम, बोलता है एमटीपी को एक शॉर्ट वर्ड में हम लोग अबॉर्शन भी बोलते हैं। बोलता है कि एमटीपी होता क्या है, अबॉर्शन होता क्या है, और इसका डेंजरस टाइम कब है, मतलब अबॉर्शन करने का डेंजरस टाइम कब है और अबॉर्शन करने का सेफ टाइम कब है। तो हम लोग लिखे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर अ कंप्लीटेशन ऑफ एमटीपी, दिस इज डन थ्रू अ मेडिसिन और सर्जरी। हम पढ़ाए थे कि एमटीपी दो तरीके का होता है, एक केमिकल मेथड और दूसरा सर्जिकल मेथड। जो मेडिसिन से करेगा अबॉर्शन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडिसिन, और जो सर्जरी के द्वारा किया जाएगा वो सर्जिकल अबॉर्शन होंगे। सेफ पीरियड क्या होगा, कब होगा, द सेफ पीरियड ऑफ एमटीपी। एमटीपी सेफ पीरियड क्या है, 12 वीक, मतलब 3 मंथ। 3 मंथ तक हम पढ़ाए हुए थे, 2.5 टू 3 मंथ ये अबॉर्शन का सेफ पीरियड होता है। एंड आफ्टर 6 मंथ तक दे आर कंसीडर्ड अनसेफ पीरियड, ये अनसेफ पीरियड है। मतलब अगर 6 मंथ के बाद अगर एमटीपी किया जाए, अबॉर्शन किया जाए, वो अबॉर्शन बहुत ही खतरनाक जानलेवा होता है। ठीक है, रीजंस क्या होते हैं, इम्प्लांटेड होने के बाद फिटस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, डेवलप हो जाते हैं कि उसको मारने के बाद मदर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, व्हाट इज एग्रोस यूज्ड फॉर इट। हम लोग बोलते हैं कि एग्रोस का यूज बताइए, एग्रोस होता क्या है, और उसका यूजेस पूछा गया है कि एग्रोस होता क्या है। देखेंगे हम लोग, लिखे हैं एग्रोस इज यूज्ड टू अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब डीएनए को हम लोग तोड़ते हैं, डीएनए का जब टुकड़ा करते हैं, उसके लिए हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग यही बोलते हैं। डीएनए का ब्रेकडाउन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसमें हम लोग एग्रोस का यूज करते हैं। तो देखना, इट इज यूज टू थिकन आइसक्रीम। हम लोग आइसक्रीम है, आइसक्रीम क्या होता है, पतला होता है, उस समय क्या करते हैं, मिलाते हैं क्या चीज को, एग्रोस को। किसको, एग्रोस को। और ये एग्रोस क्या करता है, आइसक्रीम को क्या करता है, मोटा बना देता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक। महिला सब जब तक नीपा पोती नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं है। तो कॉस्मेटिक आइटम्स में एग्रोस का यूज किया जाता है। एग्रोस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेड एल्गी। एग्रोस कहां से ऑब्टेन्ड किया जाता है, कहां से मिलता है एग्रोस को, रेड एल्गी। ठीक है, स्वीट एंड गैलिडियम एंड गोर्सिल्ला। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। आरआरएनए कितने तरीके का, मतलब आरएनए कितने तरीके का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। आरएनए 3 तरीके का, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। काम क्या है, कैरियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। आरआरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है डीएनए से राइबोसोम के पास, सॉरी एमआरएनए। आरआरएनए क्या है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम के फॉर्मेशंस के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, आरआरएनए। और टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इस चीज को अगर हम समझना चाहेंगे तो आसान से आसान भाषा में हम लोग ऐसे समझेंगे कि देख लो, ये क्या बाबू, एमआरएनए है, एमआरएनए है, ये एमआरएनए आया, आरआरएनए ऐसे, इसमें क्या है, आरआरएनए है, और ये ऐसे बाइंड कर गया एमआरएनए के साथ। तो समझना कि आरआरएनए क्या बनाएगा, आरआरएनए क्या बनाएगा, राइबोसोम को, और एमआरएनए ये बीच में जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, मैसेज लेके आया, और तब ये दोनों मिला करके क्या चीज बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन को बनाने के लिए आरआरएनए और एमआरएनए का जरूरत पड़ता है। तो क्वेश्चन है कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने तरीके का होता है, तो नॉर्मली 3 तरीके का हम लोग को याद रखना है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। होता और भी है जैसे एसआरएनए, एसएनआरएनए, लेकिन हम लोग को 3 पढ़ना है। आप लोग के लिए 12th में इतना
काफी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज इनब्रीडिंग? ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। इनब्रीडिंग क्या बोलता है? देखिएगा, इनब्रीडिंग बोलता है कि रिप्रोडक्शन इन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेम स्पीसीज दैट हैव कॉमन एंसेस्टर 5 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। 5 to 6 जनरेशन तक सोचो, कोई बच्चा हुआ, जैसे एक गोट है, गोट का बच्चा हुआ जो बहुत मोटा तगड़ा है, बहुत मोटा तगड़ा है। अब वो क्या कर रहा है, बहुत मोटा तगड़ा होने के कारण उसका जो फैमिली सोचा कि ऐसा ही मोटा तगड़ा बच्चा हमको हमेशा कंटिन्यू मिलते रहे, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे को, अब सोचो एक फैमिली से, एक मदर से 2 बच्चे मिले, ये बहुत मोटा तगड़ा है, ये भी बहुत मोटा तगड़ा है। इस बच्चे को सोचेगा कि सेम ये प्रोजेनी हमको ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए क्या करेगा, आपस में ही ब्रीड करवा दिया जाएगा। आपस में ही क्या करवाया जाएगा, ब्रीडिंग करवाएंगे। ये आपस में ही ब्रीडिंग होगा तो फिर जो इसका मिलेगा, ये भी मिलेगा मोटा तगड़ा, इसका भी जो मिलेगा प्रोजेनी, ये भी मोटा तगड़ा। मतलब 6 जनरेशन, 5 से 6 जनरेशन तक अगर साथ में ही ब्रीडिंग किया जाए, आपस में ही ब्रीडिंग किया जाए, किसी दूसरे घर में ना जा करके अपने घर का सेम स्पीसीज से ब्रीडिंग किया जाए, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलता है, इनब्रीडिंग। अपने घर में मान के चलो एक जाति है, जैसे किसी भी एक भेड़ का बच्चा हुआ जो 2 हुए, दोनों मोटा तगड़ा है, क्या हुआ, उससे ब्रीडिंग करवा करके 2 मिला, इसका भी मोटा तगड़ा, ये भी, मतलब अपने ही प्रजाति के, अपने ही एक मदर से हुआ जितने भी प्रोजेनी है, उस सारे से इनब्रीडिंग 6th जनरेशन तक, 6 टाइम्स तक अगर हमको प्रोजेनी मिल गया, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। वही चीज लिखे है, रिप्रोडक्शन बिटवीन, प्रजनन इन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज मतलब ऐसा नहीं है कि काऊ है तो काऊ को किसी दूसरे, मान के चलो क्या है कि बोलता है देसी है, देसी को साहिवाल से फर्टिलाइज नहीं करवाना है, ब्रीडिंग नहीं करवाना है, देसी है तो देसी से ही करवाएंगे। सेम स्पीसीज दैट हैव कॉमन एंसेस्टर 5 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। आगे लिखे हैं, थ्रू दिस प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज परसिस्ट ऑफ अ मैनी जनरेशन। वो मैनी जनरेशन तक उसको क्या मिलेगा, स्पीसीज मिलता रहेगा। बाय दिस प्रोसेस अनवांटेड क्वालिटी आर एलिमिनेटेड। दिस डिफेक्ट, दिस प्रोसेस इज रिप्रोडक्टिव डिप्रेशंस। और इसमें क्या होंगे कि जितना इसमें जितना भी चेंजेस आएंगे, जितना भी चेंजेस आता जाएगा, वो सब क्या होंगे, खत्म होता जाएगा, सारा का सारा चेंजेस खत्म होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार 14 कितना हो गया अभी, 44 हो जाएगा अभी, इस समय ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं 6 को करना, 20 को, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं समझना। इन टेस्ट ट्यूब बेबी द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग इज डन अंडर लेबोरेटरी। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी सीधा सीधा समझो इन विट्रो बोलते हैं, और इन विट्रो का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहां, आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर, बाहर फर्टिलाइजेशन हो, मतलब लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन होंगे, ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। लिखे हैं, इन टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन डेग अंडर लेबोरेटरी कंडीशन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, एंड एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। जब एम्ब्रायो बन जाएगा तो यूट्रस में क्या करेगा, इम्प्लांट कर देगा। यूट्रस फैलोपियन ट्यूब स्टेज 16 to 32 सेल, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि 16 से 32 सेल में इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अनुसार इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हुआ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे बनते गए, जो कि फर्स्ट बेबी जो बना था टेस्ट ट्यूब बेबी का वो क्या था, लुइस ब्राउन, और इंडिया का फर्स्ट बेबी दुर्गा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन म्यूटेशन? जीन म्यूटेशन क्या बोलता है? सोचो, इवोल्यूशन हुआ, हम लोग बोला जाता है कि एक बंदर से इवॉल्व हुए हैं। इवोल्यूशन, हम लोग बंदर से इवॉल्व हुए हैं। बंदर से इतना स्लो इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुए कि हम लोग एक इंसान बन गए। मतलब बंदर से इवोल्यूशन हुआ किसका? इंसान का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या? अचानक सा चेंजेज। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब बम विस्फोट हुआ था नागासाकी पे, तो वहां बम विस्फोट के कारण बहुत सारे क्या हुए, वहां पे जीन में म्यूटेशन आ गए, चेंजेस आ गए। अभी भी वहां का बच्चा लंगड़ा लुल्ला टेढ़ा पैदा लेता है। रीजंस क्या है? बम विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, इतना ज्यादा वहां का एरिया वार्म हो गया कि वहां के जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गए, जिस वजह से बच्चे क्या हो गए? टेढ़ा बोकला पैदा होने लगे। तो ये क्या बोलता है? जीन म्यूटेशन। और यही बोलता है व्हाट इज इट्स रोल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से क्या मतलब बनता है? ठीक है, ये लिखे हैं सडन चेंजेस इन डीएनए। डीएनए में अचानक चेंजेस। जीन म्यूटेशन का मतलब डीएनए में अचानक चेंजेस, अचानक सा चेंजेस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डिब्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन म्यूटेशन को कौन खोजा था? साइंटिस्ट का नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तो ह्यूगो डिब्रीज। द काउजेस ऑफ दिस म्यूटेशंस आर म्यूटाजेंस। म्यूटेशंस को काउज करने वाला जो चीज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूटाजेंस बोलेंगे। वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकते हैं, विच कैन बी फिजिकल, वो फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में कैसे हो सकता है? जैसे कहां है इंसान, जा रहा है, कहां गया? फिजिकली में उसके शरीर पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ा, एमआरआई स्कैन पड़ा, यूवी रेज पड़ रहे हैं सन से आया हुआ, उसके वजह से म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो फिजिकल होगा। केमिकल के वजह से, जैसे कोई तंबाकू खा रहा, निकोटीन मिल रहा है उसको, स्मोक कर रहा है, केमिकल्स के वजह से इसमें चेंजेस आ गए। कुछ बायोलॉजिकल, कुछ वायरस उसमें उसके शरीर में गया, उसके वजह से म्यूटेशन हो गए। तो उसके वजह से उसके शरीर में उसका जो बच्चा हुआ वो कुछ ना कुछ चेंजेस मिला, लंगड़ा लुल्हा टेढ़ा कुछ ना कुछ हुआ। ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन। सडन म्यूटेशन हुआ, अचानक चेंजेस आ गए, चेंजेस में कुछ म्यूटाजेंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। म्यूटाजेंस में वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल्स भी हो सकते हैं। इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन म्यूटेशन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। म्यूटेशंस बोलता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में म्यूटेशंस जरूरी होता है एक नया डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, नए प्रजाति को बनाने के लिए। अगर म्यूटेशन ना होता तो बंदर का बंदर ही रहता, हम लोग आदमी नहीं बन पाते, है कि नहीं? हम लोग ही बंदर ही रहते। हम लोग कभी गलियाता सब बंदर केला देता ऐसे करके, केला खा लो। नेक्स्ट चलते हैं। What do you mean by ozone hole? What is the main causes of ozone depletion? ओजोन में होल मतलब हमारे इस धरती के ऊपर एक लेयर बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में होल होने का रीजंस क्या है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल एंड व्हाट इज द मेन काउजेज ऑफ ओजोन डेप्लीटेशन? क्या रीजंस हैं? हम लोग लिखे हैं This refers to a depletion of ozone layer in stratosphere। ये मेन चीज है कि ओजोन लेयर जो है ये किस स्फीयर में है। इस धरती का जब स्फीयर पढ़िएगा तो बहुत सारे स्फीयर्स है, ट्रोपोस्फीयर, एथ्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये बहुत सारे स्फीयर हैं। लेकिन ओजोन लेयर कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर एज अ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का सन से निकला हुआ जो रेडिएशन है उससे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। वायुमंडल में क्या हो रहा है? गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से अर्थ सरफेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड फिल्टर, अर्थ सरफेस पे ओजोन से बिना छाने हुए वो क्या कर रहा है? बिना छाने हुए अर्थ सरफेस पे क्या दे रहा है? सनलाइट दे रहे हैं। ओजोन होल डेप्लीटेशन काउज द केमिकल रिलीज बाय अ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन CFC। याद रखना, ओजोन होल जो हो रहा है, ओजोन होल मतलब ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसका मेन क्या रीजन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मेन केमिकल्स हैं जो ओजोन होल लेयर में क्या कर रहा है? होल कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। और ये कहां कहां यूज किया जाता है? एयर कंडीशन मतलब AC में ये चीज यूज होते हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज में ये चीज यूज होते हैं। इसी दोनों के वजह से ओजोन लेयर में क्या हो रहे हैं? होल होते जा रहे हैं।
छिद्र होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, और ये चीज हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्या बोलता है, सच इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से ही है, ऐसा इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हो, जन्म से ही हो, कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी। इनेट का क्या मतलब होता है, इनिशियल, और इनिशियल का मतलब क्या, शुरुआत। शुरुआत का मतलब क्या, जन्मजात, मतलब वो जन्म से ही हो, ऐसा इम्यूनिटी जो जन्म से ही उसके शरीर में हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी। और ये कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर, और लास्ट वाला साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर, स्किन, हमारा स्किन। दूसरा म्यूकस, ये क्या है, फिजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल, सलाइवा, HCl। सेलुलर बैरियर, व्हाइट ब्लड सेल्स, और साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज फाउंड इन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, तो पता होना चाहिए। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, सेंट्रल में क्या देखने को मिलता है, बीच में। तो हम लोग लिखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन सेंटर पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के सेंटर में क्या चीज दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोव्स एनर्जी टू स्पर्म मूव। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देता है स्पर्म को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म सेल। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया गया है, आप लोग बनाइएगा। वैसे मैं फास्ट में बना देता हूं। चला टेढ़ा बनना भाई। ये स्ट्रक्चर बना देना, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। यहां पे लिख देना है, यहां लिख देना, और यहां लिख देना हेड, मिडिल पीस, टेल। ठीक है, इससे ज्यादा नथिंग। स्ट्रक्चर में इतना काफी है, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है। आगे देखते हैं। वैसे लिखने के लिए इसको हम लोग PM लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिडिल पीस इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक, देयर नेक, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये कंटिन्यू करेंगे, आगे देखना। लास्ट क्वेश्चंस, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस रिपीटेड एंड रिपीटेड एंड रिपीटेड, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे देखना। प्रेजेंट अ ब्रीफ नोट ऑन कैंसर। कैंसर पे बोल रहा है कि नोट्स लिखने के लिए। क्या होता है कैंसर? कैंसर इज द abnormal and uncontrolled division of cell। कैंसर क्या है? abnormal, नॉर्मल से अलग, हट के, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन, कोशिका का वह विभाजन जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करे और साथ में abnormal हो। abnormal का क्या मतलब? अगर सोचो कि दोनों का वेटेज बराबर है तो वो नॉर्मल है, लेकिन एक छोटा बन गया, नॉर्मल से या तो बहुत छोटा बन गया या नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, दैट इज abnormal। और अनकंट्रोल्ड डिवीजन, उसका डिवीजन बहुत फास्ट है, जरूरत नहीं है फिर भी डिवीजन हो रहे हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? कैंसर सेल बोलेंगे। कैंसर सेल अटैक टिश्यू अराउंड देम।
कैंसर सेल किसको अटैक करता है? अपने एरिया के चारों तरफ के टिश्यू को अटैक करेगा एंड देन डिस्ट्रॉय दिस सेल्स grow abnormally and gradually take the form of tumor due to which tumor neoplasm and formed। क्या बोलता है समझना कि जब कैंसर सेल बना तो अपने एरिया के चारों तरफ के टिश्यू को वो क्या करेगा? नुकसान करेगा और एक चीज बना लेगा और वो खुद अपना ग्रो स्टार्ट कर देता है और वही चीज एक चीज को फॉर्म कर देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर। अब याद रखना, दिस काउजेस द कैंसर आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। इसीलिए आज तक कैंसर को कोई समझ नहीं पाया। There are many factors that contribute to developing cancer। बहुत सारा फैक्टर्स है कैंसर को डेवलप करने का। कैंसर हमारे शरीर में कैसे डेवलप कर गया? बहुत सारा कारण है। क्या क्या? These factors can be physical, या तो वो फिजिकल हो सकता है, या तो वो केमिकल हो सकते हैं, या रेडिएशंस एंड बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल में क्या क्या हो सकते हैं? रेडिएशंस के द्वारा, जैसे एक्सरे, यूवी रे, ये सारे हैं फिजिकल। केमिकल्स में जैसे निकोटीन, तंबाकू, स्मोक, सिगरेट पिए, कोई बीड़ी पिए, ये केमिकल्स है, ये भी कैंसर काउज करता है। बायोलॉजिकल जैसे ओन्कोजेन, हमारे शरीर में जीन है ओन्कोजेन, कोई वायरस होगा ओन्कोवायरस, अगर वो कैंसर काउज किया, ये भी फैक्टर हो सकते हैं कैंसर के। हम लोग लिखे हैं दिस फैक्टर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ऐसे फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेंस बोलेंगे। आगे नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या बोलता है? फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या सब आते हैं? और केमिकल और बायोलॉजिकल, ये फैक्टर पूछा जाता है और इस फैक्टर को हम लोग को क्या करना है? याद रखने हैं। फिजिकल फैक्टर में क्या होता है? फिजिकल फैक्टर कैन इंक्लूडिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग से फिजिकल फैक्टर, च्यूइंग, तंबाकू के च्यूइंग करने से, कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटिंग ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी सच एज वेयरिंग वेरी टाइट क्लॉथ, बहुत ज्यादा टाइट कपड़ा पहनने से भी क्या होता है? कैंसर काउज होते हैं। कैसे? सेल डेवलप नहीं कर पाएगा, डिविजन्स नहीं कर पाएंगे सही से, उसको आप चाप के रखिएगा, जिस वजह से क्या होगा? डेवलप नहीं कर पाएगा। विथ यूजिंग एक्सपोजर टू सनलाइट ऑफ द स्किन, ठीक है, तो ज्यादा टाइट कपड़ा पहनने से क्या होगा? एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, सनलाइट हमारे शरीर पे नहीं मिल पाएंगे, जिस वजह से क्या होगा? कैंसर काउज होगा। तो वो फिजिकल फैक्टर है। केमिकल फैक्टर में क्या लिखे हैं? कोल, स्मोक, धुआं, गैस, इमिटेड बर्निंग कोल, मतलब क्या होते हैं? जहां पे कोयला है वो क्या कर रहा है? गैस इमिट कर रहा है, वहां पे जाकर के ऐसे देखेगा, उससे भी कैंसर होते हैं। लास्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। सम वायरसेस कैन आल्सो काउज कैंसर, दिस इज कॉल्ड ओनकोवायरस। ऐसा वायरस जो कैंसर को काउज करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनकोवायरस। और याद रखना, ओनको का मतलब ही होता है क्या? ओनको का मतलब ही होता है क्या? कैंसर। कहीं भी ओनको वर्ड आ जाए उसका मतलब कैंसर। ऐसा वायरस जो कैंसर को काउज करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनको वायरस। यहां पे कैंसर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। और याद रखना ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेक्चर्स को देखना, जहां दिक्कत हो कांटेक्ट करना, कंसल्ट करना, और आगे ऑल द बेस्ट।